किसी भी संविधान की सफलता उसको बनाने वाले लोगों के विजन पर तो निर्भर करती ही है, साथ में उन लोगों के व्यवहार पर भी निर्भर करती है जो शुरुआती दौर के अंदर संवैधानिक पदों पर आसीन हुए थे। और भारत के लिए सुखद बात रही कि उस जमाने के अंदर कद्दावर नेता और विजनरी लीडर्स भारतीय संवैधानिक पदों पर बैठे थे। लेकिन फिर भी आखिर में वो लोग थे तो राजनेता ही, तो उन्हें हम लोग महामानव नहीं मान सकते। उनके बीच में भी राजनीतिक टकराव हो सकते हैं। भले ही उन्होंने संवैधानिक पदों को पूरी गरिमा के साथ में धारित किया, संविधान की गरिमा को हमेशा ही बनाए रखा, लेकिन फिर भी राजनेताओं के बीच में टकराव होना सामान्य बात होती है। इसलिए उस जमाने के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कह दिया था कि जिन लोगों को हम लोग महामानव समझते हैं वो तो आपस के अंदर इस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बीच में किस किस बात को लेके टकराव रहा था। तो भारत 15 अगस्त सन 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन रहा था और 26 जनवरी सन 1950 को भारत गणतंत्र बनता है। तो जब भारत गणतंत्र बना तो उस समय देश के गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, और नेहरू जी चाहते थे कि राजा जी ही देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी रह जाएगी, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस भी बने। जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। यानी संविधान के लागू होने से पहले जिन जिन पदों पे जो लोग बैठे हुए थे वही लोग संविधान के लागू होने के बाद में भी आगे भी वैसे ही पदों को कायम रखें। तो राजा जी को जवाहरलाल नेहरू देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, और उस प्रकार की एक मौन स्वीकृति उन्होंने सरदार पटेल से भी ले ली थी, और बाकायदा नवंबर 1949 के अंदर उन्होंने बैठक भी रखवाई। जब बैठक रखी, सभी सांसद इकट्ठा हुए, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी। उन्होंने कहा कि राजा जी को हम लोग देश का प्रथम राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते। फिर नेहरू जी ने सरदार पटेल की ओर देखा तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई, यानी वो भी विरोध में थे। तो राजा जी के जो विचार थे और नेहरू जी के जो विचार थे वो एक जैसे थे, लेकिन ज्यादातर जो सांसद उत्तर भारत से आते थे, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे, वही बाद में हमारी प्रथम जो संसद बनी थी उसके भी सांसद थे। तो उन लोगों को राजा जी उतने पसंद नहीं थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कद्दावर नेता थे, तो उनका अपना एक एग्जिस्टेंस था। तो जितना नेहरू जी का प्रभाव था, जितना सरदार पटेल का प्रभाव था, उससे कम प्रभाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं था। तो उनके पक्ष में लोग लामबंद हो गए, और सरदार पटेल ने भी बाद में अपनी स्वीकृति दे दी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो जब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो प्रपोजर भी बकायदा नेहरू जी को बनाया गया, और इनके जो सेकेंडर बने वो सरदार पटेल बने। प्रस्तावक नेहरू जी और द्वितीयक बना दिए गए इन राष्ट्रपति चुनावों के लिए सरदार पटेल को। तो यहां पे नेहरू जी ने अपनी पार्टी लाइन का डिसिप्लिन दिखाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। उसके बाद में संविधान लागू हो गया, तो यहां पे विवाद होना लाजमी था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बहुत सारी जो बातें थी, विजन थे, वो भी संविधान के अंदर ऐड करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था तो वो वहां पर न्यूट्रल होकर ही काम कर सकते थे। अपने विचारों को उस प्रभाव से वो नहीं रखवा सकते थे जिस प्रकार से नेहरू जी और सरदार पटेल ने अपनी बातों को संविधान के अंदर रखवाया था। और संविधान सभा में भी एक बड़ा यहाँ पर विरोधाभास चला करता था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और साथ में नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री भी थे। तो ये भी बातें होती थी कि संविधान सभा के अध्यक्ष का पद और मंत्री का पद यहां पे एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा धारित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं संविधान के लागू होने की बाद की। तो सबसे पहला जो विवाद रहा वो विवाद था कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या उसके पास में कोई ऐसे अधिकार भी हैं जिन अधिकारों को वो स्वयं अपने विवेक से यूज कर सके। तो उन्होंने
जब बहुत जगहों पे इस प्रकार से अपने विचार रखे, लेकिन नेहरू जी साफ तौर पे कह दिया करते थे कि राष्ट्रपति को हर हाल के अंदर संविधान के अनुसार काम करना होगा। और संविधान ने यह प्रावधान किया आर्टिकल 74 के अंदर कि प्रधानमंत्री जो सिफारिश करेंगे, जो सहायता देंगे, उसके अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना है। तो जब विवाद ज्यादा बढ़ गया इन लोगों के बीच में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बकायदा 3 पन्नों का एक सवाल भी बनाया और उसमें खूब सारे सवाल लिख दिए। और उन सवालों के अंदर अपनी स्थिति जाननी चाहिए कि राष्ट्रपति के पास में कौन से संवैधानिक अधिकार हैं जिनके अंदर वो मंत्रियों को सलाह दे दे कि तुम्हें यहां पर इस प्रकार से संविधान सम्मत काम करना है, या खुद के विवेक से वो काम कर सके। वैसे उन्होंने वो लेटर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं लिखा था, लेकिन वो लेटर पहुंच गया भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ के पास में, और वही देश के सबसे बड़े कानूनी उस जमाने के अंदर सलाहकार थे सरकार के, क्योंकि आर्टिकल 76 ये प्रावधान करता है कि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार रहेगा। तो उन्होंने 6 पन्नों के बकायदा जवाब लिखे और उनके अंदर कह दिया गया कि देश के राष्ट्रपति को हर हाल के अंदर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। तो इस प्रकार से बकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोपाल स्वामी अयंगर से भी सवाल पूछा था, TT कृष्णामाचारी से भी सवाल पूछा था कि मैं जिस प्रकार से आगे बढ़ूं। तो वो हर हाल में वो यही बात कहा करते थे कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह पर आगे बढ़ो। तो एक तो संवैधानिक स्थिति को लेकर विवाद हुआ करता था, और कई बार टकराव होता तो नेहरू जी कह दिया करते थे मैं अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में इस्तीफा दे दूंगा अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान सम्मत और हमारी सलाह पर काम नहीं किया गया तो। दूसरा विवाद जो नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में था, वो था सेकुलरिज्म के भाव को लेकर। नेहरू जी यहां पे कहा करते थे कि देश एक धर्मनिरपेक्ष है और यहां पे किसी भी धर्म के विचारों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि मैं हिंदू हूं, मेरा अपना एक धर्म है और व्यक्ति के रूप में भी मेरे विचार हो सकते हैं, और देश की 80% आबादी हिंदुओं की है तो उनके विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। तो पहला विवाद इनका हुआ सोमनाथ मंदिर का, जब पुनर्निर्माण करवाया गया और उसका उद्घाटन किया जाना था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया और वो जाने वाले थे। तो नेहरू जी ने मना किया कि आप वहां पर नहीं जाओगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया कि मैं तो जाऊंगा। उसके बाद में नेहरू जी ने देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें कहा गया कि इस प्रकार से किसी भी मंदिर को इतने भव्य तरीके से उद्घाटित नहीं होना चाहिए, और ये देश की जो हम लोगों ने सेकुलर भावना है, जो हम लोगों ने शपथ ली है, उसके खिलाफ है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराएं। तो ऐसा लेटर बकायदा इन्होंने लिख लिया था। और ये सारी की सारी बातें ग्रीनविले ऑस्टिन नाम के एक बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पे बड़ी रिसर्च की है, स्टडी की है, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर ये बातें बताई है। इसके बाद में जो अगला विवाद इन दोनों के बीच में था वो था हिंदू कोड बिल को लेके। हिंदू कोड बिल के अंदर डॉक्टर अंबेडकर उस जमाने के अंदर देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, और जब संविधान लागू हो गया तो उन्होंने कहा कि जो संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हिंदुओं के अंदर जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तकता, मेंटेनेंस, इससे रिलेटेड जितने भी इनके पर्सनल लॉ में, इनके परंपरागत कानूनों में, कस्टमरी लॉज के अंदर प्रावधान है, उनको हम लोग संविधान के प्रावधानों के सम्मत करें, और इन्हें संविधान सम्मत बनाने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया। जब हिंदू कोड बिल बनाया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि केवल हिंदुओं से रिलेटेड ही ये कोड बिल क्यों बनाया गया है, मुस्लिम्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि एकदम से जब हिंदुओं के विवाह से रिलेटेड जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तन किए जाएंगे, तलाक से रिलेटेड, मेंटेनेंस, दत्तकता से रिलेटेड प्रोविजंस आ जाएंगे और संविधान सम्मत होंगे, तो एकदम से ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा और एकदम से पूरा ही इनका जो सामाजिक ताना बाना है, ढांचा है, उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये एकदम से नहीं होना चाहिए, समय के साथ में धीरे धीरे ये होना चाहिए। तो इसको लेके भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दे दिया था, और बाद के अंदर हिंदुओं में इस प्रकार के ये जो कानून बनाए गए, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, 656 के अंदर अडॉप्शन एक्ट बन गया है, इनहेरिटेंस एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे के सारे हिंदू कोड बिल जो एक था
उसको बाद में अलग अलग एक्ट बनाकर 1955 से लेके 1958 तक अलग अलग एक्ट के अंदर दर्शाया गया। तो इस बात को लेके भी विवाद हुआ करता था। इसीलिए 1955 के अंदर जब इस प्रकार से ये अलग अलग एक्ट पास हो रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कह भी दिया था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस पद पर बने ही रहना चाहता, क्योंकि मेरे पास में कुछ संवैधानिक अधिकार दिए जो गए हैं उसमें मेरा तो कहीं पर विवेक काम करता ही नहीं। उसके बाद में इसी दौरान एमसी सीतलवाड़ ने भी इनको कहा था कि भारतीय राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो ब्रिटिश क्राउन के बराबर है, तो ब्रिटिश क्राउन को हर हाल के अंदर वहां की जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार काम करना पड़ता है, तो भारतीय राष्ट्रपति को भी उसी अनुसार ही काम करना है। आप अलग तरीके से काम नहीं कर सकते। तो भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश क्राउन के बराबर बता दी गई थी। लेकिन नेहरू जी ने बाद में इनको समझाया कि नहीं, आप बीच में इस्तीफा मत दो, ये भारत की जो शुरुआती राजनीति है, संविधान का जो विकास होना है उसके लिए उचित नहीं होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक मेरा कार्यकाल 1957 तक नहीं हो जाता तब तक मैं इस पद पर बना रहूंगा। तो यहां पे इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ करते थे। फिर जब 1957 का समय आया, उस समय फिर बात उठी, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे? तो संविधान का आर्टिकल 57 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है या पहले राष्ट्रपति रहा है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार वो चुनाव लड़ सकता है। तो उस समय भी नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इनके जो विचार हैं वो रूढ़िवादी हैं, इनके जो विचार हैं वो दकियानूसी हैं, तो इनको अब राष्ट्रपति पद से हट जाना चाहिए और किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना चाहिए। और नेहरू जी की पहली पसंद थे उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो माना करते थे कि ये तमिलनाडु से आते हैं, इनके एडवांस विचार हैं, सेकुलर विचार हैं, जैसा नेहरू जी अपने दिमाग में सेकुलरिज्म बनाया करते थे उस प्रकार का विचार सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी था। तो यहाँ पे ये विरोध में रहे। लेकिन उस दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी थे, इसके अलावा सौराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कांग्रेस के दूसरी बार उम्मीदवार होंगे और इन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका दिया गया और ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तब इनके बीच में विवाद रहा। लेकिन कांग्रेस में बाद में एक परिवर्तन यह आया कि नेहरू जी ने 1959 के अंदर इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। फिर 1960 के अंदर जब इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया था और के.एम. मुंशी उनके प्रयासों से स्थापित किया गया था, उसके उद्घाटन समारोह के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया था। तो उस उद्घाटन के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा कह दिया था कि भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति किसी भी हाल के अंदर ब्रिटेन के क्राउन के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं और वो वंशानुगत है, तो दोनों की स्थिति एक कर दी है। तो भारतीय संविधान और ब्रिटिश जो राजसत्ता है उसके अंदर अंतर कहां पे रहा? तो वहां पे मोनार्की, यहां पे गणतंत्र, ये तो एक ही बात होगी। तो दोनों शब्द जब अलग अलग हैं, जब बात गणतंत्र की करते हैं तो राष्ट्रपति को कोई ना कोई तो संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। लेकिन उस इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में यह कह दिया जाता है कि के.एम. मुंशी उस जमाने के अंदर नेहरू जी के विरोधी हो चुके थे, वो यहाँ पे एक नए पोजीशन का विकास कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे इस प्रकार के माइंडसेट वाले लोगों का विकास करना था जो कि यहाँ पे देश के लिए नए राजनीतिक ग्राउंड को तैयार करे। तो 1960 के बाद में 1962 में ये रिटायर हो जाते हैं और नए राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नेहरू जी के जो रिलेशन थे बेहतर थे, केवल एक बात को लेकर उनके बीच में टकराव था, वो था 1962 का भारत और चीन का युद्ध, जिसके अंदर भारत की हार हुई थी। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि उस जमाने के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन इस्तीफा दे दें, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि वो एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने यहां पे सलाह दी कि इनको इस्तीफा देना है, तो एक्सटेंशन का मतलब इस्तीफा माना जाए। तो उस जमाने के अंदर अपोजिशन लीडर जो कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने इस बात पर तंज भी कस दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की
सहायता और सलाह से काम करेगा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय संविधान में तब्दीली कर देनी चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से काम करेगा। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे टकराव भी रहे थे। लेकिन बाद के वर्षों में हम लोग जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिलेशंस को देखते हैं तो थोड़ी सी अदावत, थोड़ा सा टकराव हम लोग यानी जेल सिंह और राजीव गांधी के जमाने में देख लेते हैं। बाकी ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है इतने बड़े स्तर पर जहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में टकराव हो रहा हो। तो शुरुआती दौर के अंदर जो संवैधानिक पद होते हैं, शक्तियां रहती है, जिम्मेदारियां रहती है, उनको लेके बहुत सारी बातें अस्पष्ट भी रहती है। और शुरुआत के अंदर जो पद धारित करने वाले लोग होते हैं उनका कद भी समान होता है, इस कारण से भी टकराव हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो शुरुआत के संवैधानिक पदों को धारित करने वाले राजनेता थे, उन्होंने बेहतर हमारे को संवैधानिक विचार भी दिए, संविधान भी दिया है और साथ में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना की जो आज भी कायम है। संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग जो हमारे साथ में जो देश शुरू हुए थे अपने नए संविधानों को लेके, उनसे कहीं आगे हैं। हमारे पड़ोसी देशों को देखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उनके हालात बुरे हैं, लेकिन हम लोग बेहतर स्थिति के अंदर हैं। चाइना की एक अलग प्रकार की राजनीति है, हमारी एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजनीति है। तो देश के अंदर लोकतंत्र का भी विकास हुआ है और संविधान का भी समय के साथ में विकास हुआ है। तो भले ही टकराव हो सकते हैं और राजनेताओं के बीच में टकराव होते ही हैं। इसीलिए हम लोगों को भी हमेशा ये विचार भी रखना चाहिए कि राजनेता राजनीति के स्तर पर उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, भले ही हम लोग उसे अपने विचारों के अंदर महामानव मान लें।